आज की रैली में एक और बड़ी बात है। मैंने परसों इसी कार्यक्रम में ये बात उद्घाटित की थी कि ऐसा होगा, ये मेरी सूचना है 9 तारीख को। ये बसपा के इतिहास में कांशीराम जी ने जब बसपा को जन्म दिया था तब से लेके आज तक के जीवन यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव है बसपा नेतृत्व की शैली में। ये पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया। बहन जी के साथ 6 लोग मंच पर कुर्सी पर बैठाए गए। मैं बसपा को कवर कर रहा हूं एक पत्रकार के नाते, DS4 के जमाने से, जब बसपा नहीं पैदा हुई थी तब से कांशीराम जी को और उनकी शैली को समझ रहा हूं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांशीराम और मायावती के सामने कोई कुर्सी पर बैठे, एक ही कुर्सी, बाकी कुर्सी का मतलब ही नहीं। मायावती ने ये बड़े बदलाव की मुनादी कर दी है। जो लोग ये कहते थे कि बहन जी खुद कुर्सी पर बैठती, बाकी सबको खड़ा रखती हैं, उन्होंने 6 कुर्सी डलवाई। और 6 कुर्सी का मतलब क्या है? मुनकाद अली, आनंद, आकाश, मायावती, उमाशंकर सिंह, विश्वनाथ पाल, ब्राह्मण, ठाकुर, पिछड़ा, दलित और मुसलमान। फिर सुन लो, ब्राह्मण, ठाकुर, पिछड़ा, दलित और मुसलमान, इनको मंच पर बैठाला है मायावती ने। अपना नया PDA बना दिया। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। राघवेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राघवेंद्र जी का स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कपीश जी का स्वागत है। एडवोकेट सुरेश चंद्र जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं BSP के, कांशीराम जी के समय के मूवमेंट के साथी हैं उनके, सुरेश जी का स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, हाजी साहब का बहुत स्वागत। सुरेश जी, आज बसपा का दिन है, आपसे बात शुरू करूंगा। आज की रैली में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, और जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं कि उनकी साठगांठ है जारी, इसीलिए हैं वो कत्ल करने वालों के आभारी, कैसे जवाब देंगे सुरेश जी? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज हमेशा आती है जी। देखिएगा, पहले तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, मीडिया वालों का, कि आज हकीकत दिखाने का प्रयास किया है। और फिर उसी के साथ साथ आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं भी अपने सच्चे तहे दिल से माननीय कांशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसके साथ साथ लखनऊ जितना भी लोग पहुंचा है, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शुभचिंतक, समर्थक साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और साथ ही साथ माननीय बहन जी को सुनने पहुंचे हैं, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। और दिल्ली प्रदेश यूनिट की तरफ से जो आह्वान किया गया, दिल्ली के जो हमारा दलित प्रेरणा स्थल है, सबसे पहला हमारा मुख्य कार्यालय रहा है, वहां पर दिल्ली प्रदेश के जितने भी साथी लोग पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने और अपने प्रादेशिक नेताओं को सुनने के लिए। ठीक है सुरेश जी, अब इससे बाहर आ जाइए, अब इससे बाहर आ जाइए, आप मूल सवाल, जहां तक जो आपका मूल प्रश्न है, अपने अधिकार को मांगना या किसी के सामने रखना या अपने अधिकार के प्रति दूसरे को चेताना कि इस काम को पूरा करो, कोई साठगांठ नहीं होती है। वो इस तरह के माध्यम से साठगांठ करते होंगे, तब उनको अपनी बात याद आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तो पूरा इस तरह का काम किया था जो माननीय बहन जी ने भी अपनी बातों में बोला। हमने अपने संत महापुरुषों के नाम पर जिन्हों के नाम रखे, इन्होंने उनको बदलने का काम किया, तो जनता का दिल दुखाया, बहुजन समाज का दिल दुखाया, और सर्व समाज में से भी जो लोग बसपा को चाहते हैं, विचारधारा को पसंद करते हैं, उनका भी दिल दुखाया। और ब्रजेश पाठक जी ने जो बात कही है उसमें कहां अतिशयोक्ति है। ब्रजेश पाठक जी हमारे सांसद रहे, मेरे साथ दिल्ली प्रदेश में चुनाव कराने आए हैं। आज वो बीजेपी में चले गए तो क्या हुआ, आज वहां पर उप मुख्यमंत्री बन गए तो क्या हुआ। दिल में तो आदर मान सम्मान रहता है ना। माने बहन जी जो कहती हैं बिल्कुल ठीक कहती हैं,
लेकिन ठीक कहने का मतलब ये नहीं है। मैं दोबारा में आऊंगा, मैं हाजिर, ठीक है सुरेश जी, मैं दोबारा में आऊंगा, हाजी नाजिम साहब पास चलूंगा। दो बातें मुझे दिखती हैं। एक, भाई बुरा ना मानना कोई, मैं थोड़ा मुंह अपने किस्म का आदमी हूं। सपा, कांग्रेस और भाजपा, मेरी निकट उसकी स्मृति में कोई भी इतना बड़ा जलसा लखनऊ में नहीं कर पाया ना, कोई नहीं कर पाया। मैं ऐसा मानता हूं, ठीक, बाकी सबको अलग मानने का अधिकार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा जलसा कोई नहीं कर पाया। और जब आप वो लंबे समय से सत्ता से दूर हो, 12 में बहन जी की सत्ता चली गई थी, 12 दूनी 24, 12 साल डबल, 13 साल हो गए सत्ता से दूर। विधानसभा में एक आदमी, लोकसभा में एक भी नहीं, और तब इतनी भीड़ जुटा देना, ये काम सपा भी नहीं कर पाई, कांग्रेस भी नहीं कर पाई, और भाजपा भी नहीं कर पाई लखनऊ में। अभी एक विषय हाजी नाजिम साहब, और दूसरा एक विषय ये कि जो कहा जा रहा है साठ गांठ, कि भाई बसपा की साठ गांठ है, तो मायावती ने तो आज कहा कि मैं साठ गांठ नहीं करती, न मैं छुप के कोई काम करती हूं, मैं जो करती हूं डंके की चोट पे करती हूं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे परिदृश्य को हाजी नाजिम? हाँ अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से लखनऊ के अंदर रैली आयोजित हुई, वहाँ पर दूर दराज से आए, खासतौर पे मेरे मुस्लिम समाज उसमें शामिल था, और मुस्लिम समाज की तादाद बहुत थी, क्योंकि मैं लखनऊ से ही आ रहा था तो मैंने देखा था मुस्लिम समाज की बड़ी तादाद थी। लेकिन मैं उस मुस्लिम समाज की तादाद को देख के मुझे लगा कि शायद अब हिस्सेदारी की बात होगी, या मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी में भी हिस्सा मिलेगा, ऐसा हम लोगों को लगा। कि जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वोट तो सबको चाहिए अमिताभ जी, यहाँ पर चाहे सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, लेकिन कभी मुस्लिम समाज के हितों की बात नहीं करती है, कभी भी मुस्लिम समाज को उसके हिस्सेदारी की बात नहीं करती है। हमेशा दरी कैसे बिछानी है, यह मुस्लिम समाज का इस्तेमाल सब पार्टियों पे आता है। मुस्लिम समाज को कब अनदेखा करना यह सब पार्टियां जानती है। लेकिन मुस्लिम समाज जिस तरीके से आज बहन जी के साथ खड़ा नजर आया, तो मुझे लगता है कि 2027 के अंदर हो सकता है कि बहन जी ने मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी देने के लिए एक मन बना लिया होगा। जिस तरीके से 6 कुर्सियां पड़ी हुई थी वहां पे, देखिए अभी आपने बताया कि ठाकुर, ब्राह्मण और मुस्लिम समाज के ये 6 बंदे मौजूद थे, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को अब उसकी असल जगह देने की तैयारी चल रही है, सिर्फ दिखावे के लिए। असलियत तो 2027 के अंदर होगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कि मुसलमानों को तो हर पार्टी ने छाला, चाहे किसी ना किसी बहाने से, लेकिन मुसलमानों के साथ जब कोई भी इस तरीके की घटना घटती है, चाहे उसके घरों पे बुलडोजर चले या उसके किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। लेकिन हाँ, बाद में ये कहते कि हम मिलने के लिए जा रहे। भाई आप पहले कहां थे? आपने पहले उस समाज को क्यों अपने साथ खड़ा करके उसके हिस्सेदारी या उसके सुरक्षा की बात क्यों नहीं करी? और भाजपा तो हमेशा कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबकी बात करती है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है। लेकिन उसी योगी जी की सरकार में जब यहां पर फतेहपुर को अलग कर दिया जाता है, बरेली को साथ में लिया जाता है, तो यह थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। और इस पे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, बड़े तेजस्वी हैं, उनको मुस्लिम समाज को भी वही दर्जा देना चाहिए जिसके वो असली हकदार हैं। जी मैं कपीश भाई के पास चलूं, उससे पहले एक बात याद दिलाऊं, हिस्सेदारी की बात आई तो 2017 का चुनाव था, बहन जी ने शायद 100-125 मुसलमान उतार दिए, ठीक, इतनी हिस्सेदारी दे दी जितने मुसलमान थे नहीं जनसंख्या के हिसाब से। भाई कहीं 27% मुसलमान तो है ना यूपी में, क्या, लेकिन उन्होंने 27-28-30% हिस्सेदारी दे दी। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमें हराने के लिए मुसलमान उतार दिए, लो ये भी तो समस्या है। तब कहा गया कि जहां जहां मुसलमान मायावती ने उतार दिया वहां वहां हार गए, ओ भाजपा की सरकार बन गई। अब वो ना दे मुसलमान को टिकट तो हाजी नाजिम नाराज, अब मुसलमान को टिकट दे तो सपा नाराज, बोले तुम मुसलमान क्यों लड़ा रहे? तो कहां जाए वो? हाथी को चुनाव लड़ाए नहीं ना, आदमी को लड़ाएंगे ना, आदमी को लड़ाने नाराजगी। कपीश जी, उन्होंने बहुत कड़े शब्द का इस्तेमाल किया मायावती ने, उन्होंने कहा कि ये लोग दोगले हैं, इस शब्द का इस्तेमाल मायावती ने मंच से किया।
और उन्होंने इस बात को स्थापित करने में पूरी ताकत लगाई कि अखिलेश यादव के सपा के पीडीए का बहुजन से कोई लेना देना नहीं, काशीराम का और मेरा जो बहुजन समाज है उसका इस पीडीए से कोई लेना देना नहीं। और उनका बहुजन समाज क्या है उसकी एक उन्होंने झलक दी, ब्राह्मण, ठाकुर, पिछड़ा, दलित और मुसलमान। बोले ये है हमारा बहुजन। कपिल जी। आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ मिल रही भैया, आवाज आ रही है? जी आ रहे। अमिताभ जी, जी सबसे पहले बात तो ये कि काशी जी को जो है हम लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश में सारे जिलों के अंदर हम लोगों ने ये कार्यक्रम उनका मनाया। और सभी को हम लोग चाहते हैं कि उनकी तरीके से एक आदर्श के रूप में काम करें। और दूसरी चीज कहते हैं कि कांशीराम जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकार दिया वो कभी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगी जिसका प्रयोग अभी आपने किया है। दोगली राजनीति तो वो करते हैं जो 5 से 10 हो जाते हैं, साथ आते हैं, साथ चलने की कसम खाते हैं और बिना बताए अलग हो जाते हैं और कहते हैं साहब वो तो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो दोगला कौन? दोगला कौन? और जिससे आप लड़ने आते हैं उसका राष्ट्रपति बनवाने के लिए, उसका एमएलसी बनवाने के लिए, उसका राज्यसभा सांसद बनवाने के लिए दोगलाई इस स्तर पर होती है कि भाई सपा को हराना है और भारतीय जनता पार्टी को खुल करके समर्थन देना। तो दोगली राजनीति कौन करता है वो पूरी देश और पूरी दुनिया जानती है। हमने तो उन्हें आचरण से भी दिखाया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी पत्नी अपनी बुआ मानते हुए उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया था। और बुआ ने किस कदर पिछवाड़ी एक पिछलत्ती दिया है तो उसके लिए वही कहावत है कि आगे चलो तो दांत काट लो, पीछे चलो तो लात मार दो। अब मैं एक बात कहता हूं, समता मूलक समाज की स्थापना बहन मायावती जी के बस की है। जो 6 लोगों को अपने स्टेज पे बैठाई थी, अपने तो किनारे बैठी थी बड़ी वाली कुर्सी पे। ये तो समानता नहीं है। ऐसी समानता देखनी हो तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जो है मुख्य कार्यालय पे लखनऊ में होती है। आप देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगल बगल कौन होते हैं और वो एक साथ बैठते हैं। किसी की कुर्सी अलग नहीं होती, किसी की कुर्सी बड़ी नहीं होती, किसी की कुर्सी छोटी नहीं होती। समता मूलक समाज की स्थापना मुंह से नहीं की जाती है, कर्मों से की जाती है। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके द्वारा किए गए प्रार्थना पर उनके द्वारा बनाए गए जो स्मारक हैं उनकी बड़ी देखभाल की। तो बहन मायावती जी जरा अखिलेश यादव जी के भी काल को उठा करके देख ले कि उसके रंग रवाओं से लेकर के और पौधा जो उनके जो है वो पौधे सूख गए थे नारियल के, उसके जगह पे हम लोगों ने बाकायदा कैनवेंडर का पेड़ पौधा लगवाए। और आज का रख रखाव देख लीजिए, गुजर जाइए स्मारक के किनारे से, ये कैसा रख रखाव के पूरा की पत्थर पे कालिख जमी हुई है। ये कालिख बस मुंह तक नहीं पहुंची है। और आप स्वयं देख लीजिए कि बहन मायावती जी की जो 60 गांठ है भारतीय जनता पार्टी के सामने है। और ये भी मैं आपको कह रहा हूं, एक बड़ी बात कह रहा हूं, 2027 में भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि उसकी सरकार नहीं बनने वाली है। इसलिए वो बहन मायावती जी के साथ दबाव की राजनीति करके जो 400 करोड़ रुपए का घोटाला है उसको दिखा के धमका करके अपने साथ ला रही है। 2027 में बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ेगी। ठीक ठीक। राघवेंद्र सिंह के पास चलूं उससे पहले 2 बातें कहूंगा। मैंने पिछले 2 दिनों में भी इस बात का उल्लेख किया, आज कपिश भाई ने उठाया इसलिए फिर एक बार संक्षेप में उल्लेख कर दूं। 19 में सपा और बसपा का अलायंस ये बताता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, योगी जी मुख्यमंत्री थे 19 में, पूरी ताकत के साथ थे, ऐसा नहीं कमजोर थे। ईडी भी थी, फेमा भी था, फेरा भी था, इनकम टैक्स भी था, सुप्रीम कोर्ट भी था, 400 करोड़ नहीं 4000 करोड़ की फाइलें भी थी। क्या
मायावती अखिलेश मिलके दे दिले संदेश, बाजी 19 में पलटाई, ये गाना जारी हुआ था ना। तब पुलिस वाले उनको नहीं डंडियाए, तब वो नहीं डनी, तब बहादुरी का इंजेक्शन लग गया था और अब डरपोक हो गई। भाई ऐसा तो ना कहो महाराज, आज कभी से अभी नहीं। भारत की राजनीति में इतना बड़ा अलायंस कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, कभी नहीं हुआ, जिसमें अजीत सिंह हो, मायावती हो, समाजवादी हो। भाजपा का बिस्तर गोल करने की कोशिश थी, डब्बा गोल करने की कोशिश थी, इनको 6 फीट नीचे लिटा देने की कोशिश थी। वो तो इनका मुकद्दर अच्छा था कि 5 पे आप और 10 पे वो अटक गए, वरना इनका तो काम हो ही गया था। इसका मतलब ये तर्क ठीक नहीं कि मायावती डरती हैं, डरती होती तो ऐसा नहीं होता। एक राघवेंद्र जी, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है जो मैंने आरंभ में कहा कि इतने लंबे समय से लखनऊ ने इतनी बड़ी भीड़ किसी पार्टी के बुलावे पर नहीं देखी, और विशेष तौर पर वो बात बड़ी तब हो जाती है जब वो पार्टी 14 साल से सत्ता से दूर हो। ये इतनी बड़ी भीड़ का जुटान क्या कहता है? मुझे लगता है ये सपा को भी प्रभावित करेगा, कांग्रेस को भी, भाजपा को भी, ये भीड़ का जुटान। जी देखिए, हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, वास्तविक नेता मायावती जी दलितों के क्षेत्र में काम किया है, सहयोगी के रूप में पहले मान्यवर काशीराम के साथ काम किया, उसके बाद लंबे समय तक उन्होंने दलितों के हितों के लिए लगातार काम किया है, राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, उन्हें पता है, दलितों के रग रग पर जानती हैं वो बेहतर तरीके से। इनकी तुलना अगर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के किसी नेता से की जाए तो हमें लग रहा उचित नहीं है। अखिलेश यादव तो उसके आसपास कहीं नहीं टिकते हैं। अखिलेश यादव को तो चांदी की चम्मच मिल गई, उनको राजनीति के क्षेत्र में काम करना कुछ नहीं पता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हम लोग के और मायावती जी के कुछ विचारधाराओं में हम लोगों के अंतर रहता है, हमारी विचारधारा अलग है, मायावती जी की विचारधारा अलग है, लेकिन हम लोग काम करते हैं, हम लोग दलितों के हितों में भी काम करते हैं, पिछड़ों के लिए भी काम करते हैं, सर्व समाज के काम करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा भीमराव अम्बेडकर के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अंत्योदय को लेकर अमिताभ जी हम लोग काम करते रहे, समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग काम करते रहे। हमारी योजना देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना देख लीजिए, केंद्र सरकार की योजना देख लीजिए, इन महापुरुषों की छाप हमारी योजनाओं में। लेकिन ये 60 गांठ वाला मसला क्या जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि इनकी 60 गांठ है जारी इसीलिए है आभारी, ये क्या मसला है? अखिलेश जी क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो अखिलेश जी जाने, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, 60 गांठ में काम कभी नहीं चलता है, खुल के आना ही पड़ता है। मायावती जी ने भी ये बात कही, 60 गांठ क्या होता है, 60 गांठ का कोई लाभ मिलता है क्या किसी को? अगर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव सामने आ जाएगा। अगर हमें 60 गांठ करने से अगर कुछ मिल जाता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है अमिताभ जी। ये जो अखिलेश यादव जी क्या मानसिक स्थिति है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा अनुभव है 60 गांठ से अमिताभ जी कभी कोई काम नहीं चलता है। मायावती जी के हम लोग हमेशा, मायावती जी हैं, काशीराम जी हैं, इन लोगों के हम लोग हमेशा प्रशंसक रहे हैं, हम लोग दलित नेताओं के प्रशंसक रहे हैं। अभी हमारे मित्र कपीश जी बड़ी लंबी लंबी बातें हाँक रहे थे। 1995 का स्टेट गेस्ट हाउस कांड याद है आपको? आप लोगों ने किस तरीके से मायावती जी का अपमान किया था। भला हमारे फैसलाबाद के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का, अगर वो बीच में न आ जाते दोनों को दिखाइए, कपीश जी को, राघवेंद्र जी को, ये मामला थोड़ा गंभीर हो गया है, दोनों को दिखाइए। ब्रह्मा जिनका ये नाम ले रहे हैं वही तो मुख्य व्यक्ति थे, पुरुषों का अपमान करते रहे हैं। हकीकत है, इसको स्वीकार कीजिए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी अचानक कहाँ से चले आए थे? और अगर बहन जी पे हम लोगों ने कोई अत्याचार किया था तो बहन मायावती जी जो है 2019 में हमारे साथ चुनाव कैसे लड़ रही थी? मीडिया नाम लेकर के सिर्फ जनता को गुमराह जानते हैं, जिसको वो समझ नहीं सकते थे। भारतीय जनता पार्टी जानती थी
मुस्लिम समाज के हित करती है, लंबे समय तक ब्राह्मण की राजनीति करते रहे, हिंदुओं को बेवकूफ बनाते रहे, मुसलमानों को बेवकूफ बनाते रहे। अब काफी का बीच जी चढ़ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, बूते का राजनीति करना नहीं है, हम सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। जिन योजना कपिल जी उत्तर प्रदेश की जनता सभा इस प्रकार का ज्ञान देने का काम मत करिए कपिल जी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अली प्रकार से उत्तर अरे बात बता दीजिए कितने दलितों को और बैकवर्ड के नाम पर यादव समाज में भी कितने अगर हम आपको परिवार के हितों का रक्षा कर, इसके अलावा कुछ नहीं है। यादव तो लोग एक ही परिवार की राजनीति करते। अरे कभी भी कैसे आप लोग राजनीति को घेरने का काम करते। अरे उन्होंने समाज के लिए किया, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं दीजिए कपिल जी, मुझे कहने में कतई बुराई नहीं है। मेरी बात का जवाब दीजिए ना। ये बताइए 2019 मायावती जी के साथ अगर हमने गेस्ट हाउस किया होता तो आपके साथ चुनाव करनी थी। अरे भला कपिल जी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने नाम दिया तो दिया आप लोगों ने, ब्रह्मदत्त द्विवेदी का ही तो षड्यंत्र था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का षड्यंत्र था। लोकतांत्रिक समय कहा था आप लोगों ने विधानसभा में जी ने इस समय 2019 में यही कहा था कि ये भाजपा का षड्यंत्र था बसपा को सपा को तोड़ने का। ठीक है, दोनों मित्रों को सीधी रोकूंगा, बात राघवेंद्र जी को भी और कपिल जी को भी। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, फिर हाजी नाजिम के पास चलूंगा, फिर सूर्य जी के पास। बहन जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि ये भाजपा का षड्यंत्र था। एक बहन जी ने क्या कहा था मेरे स्मरण में जो है वो मैं अपनी स्मरण शक्ति से कह दूं, हो सकता है कि कपिश भाई को कुछ गलत वो दूसरी चीज दिमाग में रही हो, वो दूसरा बोल गए हो। बहन जी ने कहा था कि अखिलेश यादव का उस कांड से लेना देना नहीं, क्योंकि तब ये बच्चा था, इसके पिताजी का दौर था। ठीक, ये बहन जी ने कहा था। अखिलेश यादव के लिए एक पैसेज उन्होंने वहां से खोला था, बाईपास क्या, और सारा ठीकरा मुलायम सिंह के ऊपर फोड़ दिया था। लेकिन ये नहीं कहा था कि भाजपा का षड्यंत्र ना। और जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें सपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम थे भाई। अब यहां नाम लेने से कोई फायदा नहीं, नेम्ड एफआईआर थी। और लखनऊ भर ने देखा था, ये कोई गुपचुप तो हुआ नहीं था कि गाड़ी के अंदर कुछ हो गया था। सड़क पर लहलाते हुए हाहाकार मचाते हुए गए थे लोग, उनके नाम सबको मालूम है, चेहरे याद है। इसलिए मैंने कहा वो विषय थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। हाजी नाजिम साहब, कब मुझे याद है मैंने एक उदाहरण दिया 17 का, मायावती ने मुसलमानों को उनकी तादाद से ज्यादा टिकट दी, तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव के परिणाम के बाद कहा कि हमको हराने के लिए मुसलमानों को टिकट दी गई। अब बताओ भैया, हैं बोले आटा गूंथते पे हिलती क्यों है बहू। अरे आटा गूंथेगी तो हिलेगी नहीं। अब वो पार्टी चलाएंगी तो मुसलमानों को बिना टिकट दिए भागीदारी कैसे दे देंगी। और टिकट दें तो आप लोग कहोगे कि वो तो सपा को हराने के लिए टिकट दे रही हैं। ये तो बड़ा विचित्र स्थिति है मुस्लिम पॉलिटिक्स की। हाँ अमिताभ जी, फिर मैं 2012 में जाना चाहता हूँ। देखिए हाँ 2012 में देखिए अखिलेश जी की तरफ से था कि 18% आरक्षण की बात हुई थी। मुसलमानों ने भर भर के वोटें दी और इतनी वोट दी कि एकदम बहुमत वाली सरकार बन गई। तो जब वो बहुमत वाली सरकार थी तो लेकिन आरक्षण जो था 18% वाला वो आज तक भी मुसलमानों को नहीं मिला, क्यों मुसलमानों की जो हाथ से जिंदगी चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए समाजवादी पार्टी को भी क्रेडिट जाता है। और रही बात ये चुनाव लड़ाने की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हर किसी के भारत के अंदर संविधान के दायरे में एक नैतिक जिम्मेदारी होती है चुनाव लड़ने की। अब बहन जी ने ज्यादा टिकट दे दिया तो इसमें इनको ये लगा कि भी हराने के लिए, भाई आपने तो आरक्षण देने तक की बात करी थी, तो आप तो आरक्षण भूल गए, मुसलमानों की वोटें ली। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं कि मुसलमानों का शोषण हर सरकार ने करा है, मौजूदा सरकार ने करा है, क्योंकि उन्हें जानते हैं कि मुसलमान तो अछूत है लेकिन उनकी वोट बड़ी पवित्र है। वोट ले लेंगे लेकिन मुसलमानों को दरकिनार कर देंगे। दोयम दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश करी जाती है, वहीं पर कहते कि नहीं मुसलमानों के साथ खड़े हुए मुसलमानों की वोटें भर भर के लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा माहौल खराब है। साहब एक छोटा सा, सूरज अभी रुकिए, एक छोटा सवाल मेरा है। सूरज अभी रुकिए, गंभीर बात हो रही है। मुसलमान के लिए समाजवादी पार्टी
मैं छुपा छुपा नहीं, सीधा पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इन दोनों में कंपैरेटिवली बेहतर कौन, किस क्या लगती है मुसलमान को, कौन सी पार्टी तुलनात्मक रूप से? पूरी बेहतर कोई नहीं, पूरी खराब कोई नहीं होता। कंपैरेटिवली बीएसपी और एसपी में से उत्तर प्रदेश के मुसलमान को आपकी नजर से ज्यादा बेहतर कौन लगेगा या कम खराब कौन लगेगा, ऐसा समझ लो। हाँ अमिताभ जी, आपका सवाल बड़ा टफ है। और देखिए मेरे लिए तो देखिए सपा भी वही है, बसपा भी वही है और भाजपा भी वही है, तो मुस्लिम समाज के लिए तो सभी पार्टियां बराबर है। लेकिन अरे जो भाजपा हाँ, वही सपा है। हाँ सुन तो लीजिए, मेरे लिए तो सभी पार्टियां, मुस्लिम समाज को तो सबको पता है कि ये सारी पार्टियां एक है, लेकिन मुस्लिम समाज फिर भी देश के बागडोर मजबूत हो फिर भी अपने आगे आता, वोट देता है। लेकिन फिर वही जो जुमलेबाजी वाली बातें होती है, फ्रीज वाली रेवड़ी वाली बातें होती है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी ठग जाता है उसमें। मैंने कहा 2012 की बात करी, वहां पर 18% का आरक्षण दिया तो मुसलमान को यह लगा कि हो सकता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जिस तरीके से कहा गया कि भारत के मुसलमानों के हालत दलित से बदतर है, हो सकता है कि 2012 के अंदर जब यह सरकार आ गई तो मुसलमानों के जो हालात है अब अच्छे होंगे, बेहतर। लेकिन फिर वही दुर्दशा रही। और रही बात 2017 से अब 2025 हो गया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए तेजस्वी योगी जी की सरकार है, तो पूरे भारत को पता, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी जी की मैं हमेशा तारीफ करता हूं। लेकिन फिर वही बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कब तक मुसलमानों की वोटों पे आप गद्दी पे बैठे रहेंगे? अरे मुसलमान को भी तो आप थोड़ा सा मौका दीजिए ताकि वो भी बागडोर संभाल सके, हिस्सेदारी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके और उत्तर प्रदेश को जगमग करा सके, उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बना दे। मैं जन्नत भी कह सकता, लेकिन अगर जन्नत कहूंगा तो फिर ये कह देंगे कि हां जी देखो मुसलमानों ने जन्नत कह दी, इसलिए मैंने स्वर्ग कहा। स्वर्ग में हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों के लिए लागू हो जाता है। आप ये चाह रहे हो कि सपा बसपा कांग्रेस ये सब वो उठाएं, वचन दे कि हम अगर जीते या हमारा कॉम्बिनेशन जीता तो हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पेशकश करनी चाहिए भाई। बहुत फिक्र है सपा को भी, बसपा को भी, सबको फिक्र है कि मुसलमानों के साथ खड़े, तो थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम चेहरे को खड़ा कर दें कि भाई ये हैं नए जो आने वाले वक्त के मुख्यमंत्री होंगे, घोषित कर दें। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। मैंने फिर वही कहा कि यहाँ पे मुसलमान को देखकर मुसलमान अछूत है, लेकिन उसकी वोट पवित्र है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वोट हाजी साहब अभी रुकना होगा। सुरेश जी, 4 बार बहन जी चीफ मिनिस्टर रह ली, 4 बार अखिलेश जी का परिवार रह लिया, 3 बार नेताजी, 1 बार अखिलेश जी, ठीक? दोनों बराबर हो गए, न तुम छोटे न ये बड़े, ठीक? तराजू बराबर, 4 बार ये ले लिए, 4 बार आप ले लिए, 4 बार इन्होंने फाइल साइन किए, 4 बार आपने कर दिए। अब तो हाजी नाजिम की बात पर गौर कर लो, क्या 8 बार रहोगे? कर दो ऐलान कि हम आए तो याकूब मियां को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, क्या बहन जी भी पीछे हटे, अखिलेश जी भी पीछे हटे, मजा नहीं आ जाएगा? सुरेश जी सुनिएगा जनाब, मैं हम कह रहे मुनकाद अली का नाम ले दो, अब तो नसीमुद्दीन भी नहीं है, तो मुनकाद अली का नाम ले दो, मैं कब मुनकाद को बनाएंगे? जो आपने 2017 की बात कही, उससे भी आपको मैं 21 साल और पहले ले जाता हूं, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। भाई साहब भी सुने, समझ लो महाराज, 1900 मैं कह रहा हूं बहन जी अपनी दावेदारी पीछे करके मुनकाद को आगे कर सकती हैं क्या? जी सर सुनिएगा जी, हमने आगे किया है। 1996 में 35 मुस्लिम साथियों को हमने टिकट दिया लोकसभा का, ये मान करके दिया कि जो 10% ऑफ द हाउस, पूछ लीजिए, अगर कोई हाउस अगर खिलाफत करता है तो 10% अरे भाई 6 आदमी का नाम पूछ लीजिए, इनसे नहीं बता पाएंगे, उसका अविश्वास प्रस्ताव ला देगा। तो 35 मुस्लिम को 6 आदमी का सुरेश जी से नाम पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। कांशीराम साहब ने ये जनाब सुने, अरे भाई आप जो है भारत के आजाद होने से पहले की कहानी बताइए। साहब ने कि मैं 50,000 से लेकर के 2-2.5 लाख तक वोट में तुझे दे रहा हूं। भारत के आजाद होने से पहले की कहानी पूछिए, तुझे वोट दे दिया। इनसे मैं 10 आदमी का नाम पूछ रहा हूँ कि 96 में इन्होंने किसको टिकट दिया था, कितने भाई मेरी बात सुनो, आपको तो ढेले की भी खबर नहीं है। 36 में अरे आपने कौन सी कमी छोड़ दी है? पूछ लीजिए, आपने कौन सी कमी छोड़ दी है? आप सिद्दीकी साहब तुम्हारे थे क्या? तो हमारे शासनकाल में 18 मंत्रालय दिए,
आप मुझे सिर्फ अरे ये आपने बता क्या दिए 10 किया? आदमी का नाम बताइए। इनको रामपुर वालों को तुमने पेशकश कर दिया, मुसलमानों रामपुर वालों को जेल दिखा दी। आपने टिकट दिया था। अरे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, चिल्लाइए नहीं। अरे ध्यान बताइए से सुनिएगा, तुम्हारे नेता का नाम समर्थन बताइए जो से आपके बीजेपी साथ वाले लोग, 98 में अरे टिकट तुम्हारे नेता मुलायम सिंह यादव ने एक का मोदी नाम साहब को बताइए। कहा, लोकसभा में कहा कि जो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, तो तुम्हारी साठगांठ है या बसपा की साठगांठ है? तुम झूठ बोलते हो। तुमने मुसलमानों को बेइज्जत किया है, हमने मान सम्मान दिया है। और आज भी कान खोल करके सुन लो, अगर मेरे मुसलमान के साथ कहीं झगड़ा होता है तो बसपा का साथी वहां पर जाकर के उसके पक्ष में बात बोलता है। तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं है। अरे आपने रामपुर वालों को बदनाम करके छोड़ा, उनको जेल दिखा दी और उनको चुनाव से भी बाहर कर दिया। तुम कौन लोग हो? तुम ठीक है, बदनाम करने मैं वाले रोकूंगा, हो। सुरेश जी रोकूंगा, कपिश जी रोकूंगा। कपिश जी से एक सवाल अलग से लूंगा। कपिश भाई, सरल सवाल जो मैंने सुरेश बसपा से पूछा वो सपा से पूछता हूं। हम आएंगे तो मुसलमानों को रबड़ी खिलाएंगे, बसपा कह रही, सपा कह रही हम आएंगे तो कलाकंद खिलाएंगे। हाजी नाजिम कह रहे हैं ऐसा कर दो कि हम आप लोगों को रबड़ी और कलाकंद खिलाएं, आप हमें ना खिलाओ, आपने बहुत खिला लिया, अब हमें भी अवसर दो सेवा का, हम बांटे कलाकंद। कपिश जी, और ये मैंने बता दिया, 1 मिनट, 4 बार नेताजी के परिवार में कुर्सी रह ली, 4 बार बहन जी के परिवार में रह ली, अब क्या 8 बार रहोगे यार? तो हाजी नाजिम बुढ़ा जाएंगे? कर दो घोषणा। इनसे एक बात नहीं, उनसे एक बात ये अमिताभ जी, उनसे एक बात ये कह दीजिए कि वो तो ओवैसी जी के पार्टी के हैं, राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या अब ओवैसी जी नहीं लड़ेंगे? और अगर लड़ेंगे तो आजम खान साहब से लेकर के जितने अल्पसंख्यकों क्या बुलडोजर जा रहे हैं, ओवैसी जी क्यों नहीं खड़े हो रहे उत्तर प्रदेश? उनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तुमने तो बुलडोजर खड़े करवाए हैं, तुम्हारे कहने को थोड़ी टाल सकते हैं कोई लोग। तुमने बीजेपी से करके बुलडोजर पहुंचवाए। वकील साहब इतना खिसिया रहे हैं, सुन तो लीजिए, आपको नहीं कह रहे हैं। सुरेश जी अभी रुकिए, सुरेश जी रुकिए। हाजी नाजिम वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप ओवैसी के बुलडोजर के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ देखिए, अभी सपा के प्रवक्ता दूसरी बड़ी, बात हाँ मैं ये सुन तो लीजिए, जब आपने बात करी है ओवैसी साहब की तो आपको बता दूं भाई, देखिए आप उत्तर प्रदेश के अंदर बार बार जो बात करती है, हमने तो सिर्फ आपसे यही तो कहा है कि भाई एक मुस्लिम जो है आप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दीजिए। भाई कब तक आप सिंहासन के गद्दी पे बैठ के विराजमान रहेंगे? कब तक मुसलमानों से दरिए की बातें करेंगे, बिछवाएंगे? हमने तो सिर्फ आपसे हिस्सेदारी की बात करी। और सुन लीजिए भाई, देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक को सुरक्षा मिले, हर नागरिक को रोजगार मिले, वो चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके की बात आप लोग करते हैं, आप कहते हैं कि फला मुसलमान के घर पर बुलडोजर चल गया, तो भाई आप कौन सा साथ खड़े हुए? कभी आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया? कभी आपने कहे कि हाँ जी ये जाति हो रही है, लेकिन ना मुस्लिम वोट लेंगे? भाई मैं आपसे एक बात कह दूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे भारत का, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से डेलीगेशन में भारत का नाम गर्व कर दिया था, हम लोगों को बड़ा फक्र है। और आप लोग भाई यहाँ पे सीएम की कुर्सी मुसलमान को नहीं दे सकते भाई? 2027 में दे दीजिए ना, आगे आ जाइए भाई। भाई बसपा मुनकाद अली जी को कर दे और सपा जो है एक मुस्लिम का नाम दे दे। और भाई मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आप कीजिए, हम तो भाई बड़ी मजबूती के साथ मुस्लिम की आदत को खड़ी करने में तैयार खड़े हुए। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर जिस तरीके की नफरत की बात करेंगे, 2012 के अंदर हमने देख लिया, बहुत छल कपट कर लिया आप लोगों ने हमारे साथ। भाई अब नहीं होगी ये छल कपट वाली बातें, नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश का सम्मानित मुसलमान अच्छी तरीके से समझ गया है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोट उनकी लेते हैं और उनका किस तरीके से करते हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान ने समझ लिया। हाजी भाई रोकूंगा। कपिश जी एक से इसको समराइज करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसा कार्ड चल सकती है कि भाई बहुत हुआ, 4 बार हमारे परिवार में रह ली चीफ मिनिस्टरशिप, नॉन मुस्लिम में रह ली, ऐसे कह लो, एक बार मुसलमान को ही घोषित कर दो? चुनना उन्हीं को है, कमाल अख्तर को चुने, महबूब को चुने, इकबाल को चुने, चाहे आजम साहब को चुने, लेकिन एक बार कह दे तो कम से कम हाजी नाजिम जैसे लोग, छोड़िए ओवैसी को, हाजी नाजिम जैसे लोग
उत्तर प्रदेश का जो 18-19% मुसलमान है, उसके यहां तो आपका चेहरा सुरखरू हो जाएगा, आप ताल ठोक के जाओगे, कहोगे भैया ऐसा किसी ने किया हो तो बताओ। 1952 से लेके ये सिर्फ अखिलेश भैया ने किया। क्या ऐसा हो सकता है? जी अमिताभ भाई, तालियां बटोरना समाजवादी पार्टी का काम नहीं है। हम तालियां बटोरने के लिए संविधान को ताक पे रख दें। जो संविधान इस बात को कहता है कि जब आप चुनाव में जाओगे और चुनाव जीत के आपके विधायक आएंगे तो वो अपने लिए जो है मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो हम कहां कुछ कह रहे हैं? हमारे यहाँ तो सबके लिए विकल्प खुला है। ये तो हमारे चुने हुए विधायक चुनते हैं। अब आप उनका कह रहे हैं कि हक आप अखिलेश यादव को कर दीजिए, तो भाई जब संविधान में नहीं दिया तो हम कहां से कह दें? आप बताइए, आप हमसे संविधान का विरोध करने के लिए कह रहे हैं? ठीक है कपीश भाई, ठीक है। ये कपीश भाई भी जानते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो किसी उस बात का कोई वजन नहीं है, ठीक है। व्यवहारिक राजनीति में मैं आ रहा हूं, नहीं लेकिन अरे आप ऐसे उलझो ना महाराज, आप तो जानते हो, आपकी बात मैंने धैर्य से सुनी, उलझो नहीं। मैं आ रहा हूं ये विधायकों ने लिख के दिया था? नहीं। 27 के सत्ताधीश विधायक तो अभी चुने ही नहीं गए, सत्ताधीश पहले से तय हो गया। ये तो भ्रम फैलाते क्या मेरी सरकार आएगी मैं ये करूंगा, तब मेरी सरकार आएगी मैं बुलडोजर गोरखपुर भेज दूंगा? भैया अभी तो विधायक चुनाव ही नहीं हुआ, विधायक आए नहीं, विधायक दल की बैठक नहीं हुई। एक और रुक जा भाई, और मैं एक बात बता दूं, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, जनता दल हो, कोई दल हो, क्या ये फर्जी बात मुझे कभी स्वीकार नहीं होती कि विधायक चुनते हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात नहीं, इससे ज्यादा हास्यास्पद। अब उलझो नहीं महाराज, आपने अपनी बात कह दी, रजिस्टर हो गई। मुझे मुलायम सिंह जी की एक बात याद आती है। राम गोपाल यादव यहाँ नॉर्थ एवेन्यू में रहा करते थे फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ हम बैठे थे, नेताजी आए थे, तो नेताजी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा भाई अग्निहोत्री जी एक बात बताओ, हम लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं तो विधायक से नहीं पूछते, विधानसभा भंग करें तो 5 लोग फैसला लेते लेते सामान्य विधायक से नहीं पूछते, जबकि सबसे ज्यादा उसी फर्क पड़ता है। अब बोले लेकिन क्या करें, भारत का लोकतंत्र तो ऐसे ही चलता है। इसलिए लिखा पढ़ी वाली चिट्ठी में दूसरी बात लिखी, होता क्या है हमको भी पता और हमसे ज्यादा कपीश भाई को पता है, ठीक। माननीय विधायक चुनेंगे, और विधायक उनको कोई पूछ रहा है? कोई पूछ रहा है? वो गेट में ना घुस पाए अगर अंदर से क्लियरेंस नहीं आए, और बहुत सारे विधायक नहीं घुस पाए अंदर आजम खान के वहां यूनिवर्सिटी में, वो गेट पे माथा पीटते रहे, वो भी तो माननी थे ना जी। इस सब बातों कोई मतलब नहीं। 12 में सैफई में बैठक हुई थी, वहां कोई विधायक नहीं था। मैं बता दूं कौन थे, नेताजी थे, रामगोपाल यादव थे, शिवपाल यादव थे, अखिलेश यादव थे, और शिवपाल पकड़ के लाए थे आजम खान को। ये 5 लोग थे कुल। जहां फैसला हुआ कि नेताजी ने कहा हम नहीं, अखिलेश बनेंगे, माननीय विधायक कोई नहीं था। और बहन जी के उसमें तो मेरे ख्याल से बसपा के विधायकों को, कुछ विचारों को कोई इल्म ही नहीं रहता, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि बहन जी के अलावा कोई दूसरा हो सकता। राम बाजू ऐसा सोचे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे और सरकार में होंगे तो जेल भेज देंगे। इसलिए विधायक भी समझदार है, वो जानता है कि अब अच्छा मन की बात तो ठीक है। सपा का जो विधायक है वो जानता है कि अगर ये बात हम बोल देंगे चौराहे पर कि नहीं अभी अखिलेश जी ही होंगे, ऐसा तय नहीं है, विधायक तय करेंगे, 5 मिनट में पार्टी से बाहर हो जाएगा, और 6ठे मिनट उसकी युवजन सभा वाले सम्मान समारोह कर देंगे चौराहे पर। दे सटासट, दे सटासट, दे सटासट। क्या बोले तेरी इतनी हैसियत हो गई, तू तय करेगा कौन होगा चीफ मिनिस्टर? विधायक जानते हैं ना इस बात को महाराज। राघवेंद्र सिंह जी, बात वही है, कोई पार्टी हो, विधायक कहीं तय नहीं कर रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और ना सांसद तय कर रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, भारत के लोकतंत्र की यही सच्चाई है। सामान्य विधायक उस बैठक से 1 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं आ सकते जहां यह तय होता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। राघवेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, देखिए अमिताभ जी, और दलों में क्या व्यवस्था है वो भली प्रकार से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
उनमें पहले से तय होता है। उनके संग तय अच्छा करती है। अमिताभ जी ये बताइए, जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्या पता था किसी पत्रकार को या हम लोगों तक को नहीं अरे पता था? आप ना कोई और राष्ट्रीय चल रहा था, अध्यक्ष योगी नहीं आदित्यनाथ जी कर बन के सकते। आ गए। हमारे यहाँ स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चर्चा होती है, उसके मुख्यमंत्री माध्यम से तय होता है। चुनने मुझे के ये लिए कहने में कतई गुरेज नहीं है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था बेहतर तरीके मेरी से काम बात करती है। दिलवा दीजिए कि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सकते। ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैसे, ये तो चिट्ठी से कितनी बातचीत चली थी कि भाई मोहन यादव को प्रियंका वाड्रा के बच्चों को वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, किसी ने कल्पना की है? अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा चेहरा है समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में? अखिलेश यादव परिवार के अलावा कोई दूसरा चेहरा? महत्वपूर्ण पद पर लोग रहते हैं, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, यही सब रहते हैं। भाई ये बात बताने की नहीं है, बड़ी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, बेहतर तरीके से जानता हूँ, इसको ज्यादा एक्सपोज मत करिए। आप तो कहने का कुछ नहीं होता कबीर जी, बड़ी प्रकार से हम लोग जानते हैं। कांग्रेस नहीं कर सकते अखिलेश यादव के अलावा। आप कांग्रेस नहीं कर सकते अखिलेश यादव के अलावा। परिवार में कोई दूसरा पैर नहीं रख सकता। बेटियों को शिक्षा के लिए आप लोग लेके आते हैं, पीडीए दुनिया का इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं। बता दीजिए, चलिए आप बता दीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकारों का दूसरा या तो मुख्यमंत्री होगा, बता दीजिए। दूसरे की बात छोड़िए, मुस्लिम संख्या दलित की तो बात छोड़िए, बता दीजिए। यादव समाज का दूसरा परिवार से व्यक्ति होगा, बता दीजिए। कहिए कबीर जी, बता दीजिए ना। अरे कैसे आप बात करते हैं? हम दादी सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था काम करती है। मुझे कहते में कोई गुरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश हो गया, कोई भी प्रदेश होगा, चर्चा होती है हमारे यहाँ। विभिन्न इसरो में चर्चा होती है, विधानसभा की टिकट भी तय होती है कभी जी, वो भी डिस्ट्रिक्ट में चर्चा हम लोग चर्चा करते हैं। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाती है, उसमें ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है कपिल जी, ठीक है। सबके घर में, सबके आंगन में लोकतंत्र में 19-20 का फर्क है, बाकी सब व्यवस्था एक सी है भैया, देखो, है ना। भाजपा में ये है कि ऐसा नहीं है कि पिता प्रधानमंत्री, फिर बेटा प्रधानमंत्री, फिर बिटिया प्रधानमंत्री, फिर नाती पोते प्रधानमंत्री, ये नहीं है। इतनी बात राघवेंद्र सिंह की सही है कि भाजपा के लोग भी नहीं जानते थे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सही बात है। सपा में, बसपा में और कांग्रेस में, इन तीनों दलों में यह तय है, लाउड एंड क्लियर है कि अगर सरकार का कोई गणित बनेगा तो बहन कुमारी मायावती जी ही मुख्यमंत्री होगी। अगर बसपा का गणित बनेगा, सपा का बनेगा, तो अखिलेश जी ही होंगे, चाहे सूर्य पश्चिम से निकले। अब इससे बड़ी बात तो नहीं कह सकता। सूर्य पश्चिम में निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से बसपा से कोई राजभर निकले और उसको सत्ता मिल जाए, कोई शाहरुख निकले और उसको सत्ता मिल जाए, मुख्यमंत्री पद। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुनकात अली हो सकते हैं, नसीमुद्दीन हो सकते हैं बसपा में, सुरेश जी अब नहीं आ पाएंगे, ठीक, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, ये जान लीजिए ना। सपा में भी आजम खान हो सकते हैं, कमाल अख्तर हो सकते हैं, महबूब अली हो सकते हैं, इकबाल हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं हो सकते मुसलमान। ये मुसलमान को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, और अगर अभी तक नहीं समझ पाया तो आगे समझ पाएगा, इसकी संभावना भी समाप्त हो गई। फिर तो च्यवनप्राश खाओ और समझ बढ़ाओ, फिर तो च्यवनप्राश खाना पड़ेगा। 5 बादाम रात में भिगो और वो सुबह खाओ गाय के देसी घी के साथ और च्यवनप्राश, तब फिर अन्यथा नहीं। ये सवाल ही क्यों उठा? इस सवाल को कोई लॉजिक व्यावहारिक पक्ष है क्या? जो भी लोग जानते हैं, अच्छा मान लीजिए 4 बार गांधी परिवार के पास सरकार रही, सत्ता रही, उसमें प्रधानमंत्री की शपथ का ही राउंड हुई, लेकिन 4 चेहरों के पास रही। नेहरू जी, इंदिरा जी,
राजीव जी और सोनिया जी को भी मैं सत्ता में ही काउंट करता हूं, क्योंकि वो 10 साल वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन थी और वो बहुत पावरफुल पोजीशन थी। ठीक, 3 बार पंडित जी शपथ लिए थे, 4 बार, 3 बार इंदिरा जी रह ली। तब भी सोच सकते थे कि अब किसी और को मौका दे दो, किसी गडरिया को प्रधानमंत्री बना दो, किसी रायकवार को बना दो, किसी बढ़ई को बना दो, किसी मोमिन को बना दो, किसी अंसारी को बना दो, किसी पसमानदा को बना दो, ना बनाओ शेख को, क्या जुलाहे को बना दो, बुनकर नहीं। हम अब नरसिंह राव जब बने तो वो गांधी परिवार की मर्जी के बिना बने थे, इसलिए उनमें कोई लेना देना है नहीं। वैसे ही बसपा में बहन जी के अलावा कोई विकल्प सोचना ही गुनाह है। सोचोगे भी तो दंड पाओगे, सोचने पर भी। अगर एमआरआई पकड़ में आ गया कि इन्होंने सोचा, बोले इन्हें बाहर करो। वैसे ही समाजवादी पार्टी में भी ये तय है, व्यवहारिक सच यही है, अगर सरकार में पार्टी आएगी तो अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, ये जान लीजिए। बाकी सब लोग उनके नीचे रह सकते हैं। क्या किसी को पीडब्ल्यूडी मिल सकता है, किसी को सिंचाई मिल सकता है, किसी को शहरी विकास, लेकिन वह कुर्सी, वह आसन किसी के लिए खाली नहीं। ये बात तय है, हम ही नहीं, जनता भी जानती है। तो इसमें काहे को बहस करें। मेरा आज का विषय ये था कि राजनीतिक दलों को, बसपा से आप सहमत हो असहमत हो अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक दलों को आज की रैली की केस स्टडी के तौर पर देखना जरूर चाहिए। टीवी पर मत मानिए, अपने अंदर एसी चला के बैठिए, कॉफी लेके, और तब समझिए बात। भाजपा से भी कह रहा हूं, सपा से भी और कांग्रेस से भी। और तब सोचिए कि 12-14 साल सत्ता से अलग रहने वाली पार्टी इतनी भीड़ जुटा कैसे ले गई। फिर सोचिए कि भीड़ जुटाने का कौन सा तंत्र है मायावती के पास। वो सोचना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। और सच्ची बात यह है, पिछले कई वर्षों से जब हम घड़ी की सुई थोड़ा पीछे करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, लखनऊ में इतनी ज़्यादा भीड़ किसी राजनीतिक पार्टी के बुलावे पर नहीं आई कभी, पिछले मेरे ख्याल से 10, 12, 15 वर्षों से भी सोच लीजिए। इतने बड़े बड़े नेता हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, फिर भी नहीं आई। ये बसपा ने भीड़ का जो मैनेजमेंट किया, ये साथी दलों को, उसके प्रतिस्पर्धी दलों को सीखना चाहिए कि ऐसे समय में जब लोगों ने रैलियों में आना जाना बंद कर दिया, वो कहते लाइव देख लेंगे यार, मोबाइल पर देख लेंगे, कहां जाएंगे, रख के खाएंगे। उस दौर में इतना आदमी जुटा देना और वो रोटी पानी बांध के आए, बड़ी चीज है। जैन जी की जब का युग चल रहा हो, तब अपनी रोटी और प्याज लेके आदमी चला आया लखनऊ। ये कंट्रास्ट है समाज का। इसका अध्ययन बीएसपी के साथ साथ सपा, कांग्रेस और भाजपा को भी करना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।